सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू, जिनकी विशेष की वजह से मैंने जल्दी रिकवरी करी। और आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ये तो ठीक हो जाएगा, चलता रहेगा, 1-2 महीने और लगेगा भी, लेकिन मेरी नॉलेज कभी कम नहीं होगी और आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिलती रहेगी। दोस्तों है क्या, बहुत सारे 133(6) के नोटिस जा रहे हैं स्पेशली सैलरी वालों के लिए जिन्होंने लार्ज डिडक्शंस ली थी। महाभारत में भी श्री कृष्ण जी ने चक्र उठा लिया था जब उनको लगा कि अर्जुन तो युद्ध कर ही नहीं रहा है। ऐसे इनकम टैक्स वालों को भी दुखी होके अब नोटिस भेजने पड़े। सैलरी वाले रिफंड लिए जा रहे थे। एटीसी, होम लोन, यानी कि जितने भी खर्चे हो सकते हैं पूरे पेज आइटर 1 के डिडक्शन के भरे हुए थे। 50 लाख की सैलरी वाले की टैक्सेबल सैलरी 20 लाख हो गई डिडक्शन के बाद। बैटरी वाले रिक्शे, पता क्या क्या उन्होंने क्लेम करा हुआ है बैटरी को लेके, बहुत डिडक्शन थी। अब आपको करना क्या है, पुराने सालों में क्या करना है, इनके पास नोटिस आ गए हैं, जिनके पास 133(6) है उसमें क्या करना है, जिसके पास आया नहीं है लेकिन जिसने क्लेम ले लिया गलत, उसे क्या करना है, पॉलिटिकल डोनेशंस, बहुत सारे चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। और आप जानते हो मेरी वीडियो सारी प्रैक्टिकल्स होती हैं, मैं छोटी कल कभी बताता नहीं एक्टिव वगैरह बारे में। डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, 133(6) की बात तो कर रहा हूं मैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो 148 के केस भी आएंगे, पीछे के जो थे अभी तो एक कंटेर के आ रहे हैं, और 143(2) भी सबके लग चुके हैं जिन्होंने गलत एक्शन ली थी। जिनके रह गए उनके 148 में आएंगे, उनको क्या करना है वो भी देख लें। तो जो सैलरी क्लास है उनको सिर्फ फॉर्म 16 मिलता है। पहले पीछे की कहानी को समझिए। श्री कृष्ण ने चक्कर जो उठाया था ना, चक्र, उसके पीछे की कहानी क्या थी वो भी समझ लीजिए। फॉर्म 16 में सारी इनकम ले लेते हैं, एम्प्लॉयर जो होता है जो सैलरी देता है, और टैक्स भी काट लेता है टीडीएस के रूप में। तो किसी की सैलरी मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए है, उसका टैक्स बनता है 1,15,000 हाइपोथेटिकली, तो 1,15,000 का टीडीएस कटेगा और 1 रुपया भी ना तो रिफंड बनता होगा ना ही पेबल आएगा कभी भी फॉर्म 16 में। क्यों? ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि जितनी भी इनकम है आइदर सैलरी के रूप में या कुछ की अदर इनकम है या रेंटल इनकम है, प्रॉपर कैलकुलेट करके टीडीएस काटे और 1 रुपया भी ना तो रिफंड बने ना पेबल बने। कुछ कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है ऊपर नीचे, सब्जेक्ट टू है, लेकिन ऑलमोस्ट 99% कभी भी टीडीएस रिफंड नहीं बनेगा फॉर्म 16 वालों का, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन में। एग्जाम्पल, 31 मार्च को मेरी एलआईसी होती है, पेमेंट करता हूँ, मैं सबमिट नहीं कर पाया, वहाँ पे मेरा कट गया। जेन्युइन केस कह रहा हूँ मैंने वहाँ सबमिट ही नहीं करी 1.5 लाख की सेविंग्स अपनी, मेरा होम लोन का सर्टिफिकेट ही नहीं आया, या मैंने होम लोन जनवरी में लिया, दिसंबर तक डिक्लेरेशन देनी थी। बहुत सारे केस हो सकते हैं जेन्युइन केस जहाँ पे आपके फॉर्म 16 में डिडक्शन नहीं थी लेकिन एक्चुअल में आपने पेमेंट करी है, वो आप उसे आईटीआर में लेते हो तो फिर रिफंड आएगा ही आएगा, वो जेन्युइन केस है। इस हाथ को मैं बहुत हिलाता था वीडियो में, पीछे वीडियो देखने मेरे, यूं 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 यूं, मुझे लगता है किसी की नज़र लग गई शायद कि बहुत हिलाता है, थोड़ा सा शांत रहा हाथ, ये मजाक कर रहा हूँ मैं। अब जो नोटिस आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं दोस्तों, फेक डिडक्शंस की वजह से पिछले सालों के एचआरए की है और रिफंड लोगों ने ले लिया। एक कहावत है, अपने ही घर में रहकर किराएदार बन के रहना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एचआरए की। अगर देखा जाए हर आदमी ने एचआरए डिडक्शन ली हुई है, किसी ने बिना पैन के ले लिए 1 लाख रुपए तक, किसी ने मम्मी पापा का पैन दे के ये। तो अगर देखा जाए तो हर कोई अपने घर में ही किराएदार बन के रह रहा है। आप बताना आपकी क्लाइंट और आप भी ऐसे करते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। दोबारा भी ले ली, पीछे सालों में क्लेम करा एचआरए फ्रांड, इनका रिफंड आ गया। बैंगलोर में तो बहुत बड़ा कांड हुआ था, 2 प्रोफेशनल थे, उन्होंने कांड करा, 10% कमीशन ली, वहाँ से मामला उठाइए। अब उन्होंने कहा यार ये तो अति हो गई है, अब तो श्री कृष्ण बन के चक्र चलाना पड़ेगा महाभारत की तरह। नोटिस भेजे गए हैं 133(6) के या फिर 143(2) के भी आ गए हैं जिन्होंने आईटीआर भर दिया है, और 148(a) के भी आ चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे केस हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर नोटिस दिखाता हूँ पहले कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास नोटिस आए हुए हैं और मुझे बड़ा दिल से दुख होता है कि कौन लोग हैं जो आईटीआर भरते हैं और एडवाइस नहीं करते प्रॉपर। कुछ लोग तो अपना आप ही आईटीआर भर लेते हैं। अच्छा, गलती इनकी भी नहीं है, इन्होंने पिछले सालों में खूब क्लेम करा, रिफंड आ गए, तो उन्होंने कहा अब तो ये प्रथा बन गई है, रिफंड लेते रहो, लेकिन अब फंस गए। डिपार्टमेंट ने कहा तो अति हो गई। और मेन काम, अभी जो पॉलिटिकल पार्टियों पे रेट पड़ी है, वहाँ जो लोगों ने डोनेशन लिया है वो भी इसमें है, उसकी वजह से भी अति हुई है। बड़े दिनों बाद बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट फीस 20,000 रुपये मैं समझता हूँ 133(6) की है आसपास, अगर छोटा मोटा केस है तो
143.2 क्योंकि ये सिक्योरिटी का असेसमेंट है, पूरे साल चलता है 50,000 और 148 का भी 50,000। कम से कम इतनी फीस अगर कोई आपसे मांगता है तो समझ जाओ कि जेन्युइन आदमी है, काम ठीक करेगा, ऐसे नॉलेज है। अगर वो कहे 4,000 5,000 1,000 रुपये में रिप्लाई फाइल कर दूंगा मैं, ये वो है, तो समझ जाओ कि आप तो अपना बेड़गर कर चुके रिफंड लेके, और आपका बेड़गर हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी आया है कि जिन्होंने रिफंड दिलवा दिए हैं, भैया रिफंड दिलवाते हैं, क्लाइंट कहता है यार रिफंड दिलवाऊंगा तभी तो मुझे फीस मिलेगी अच्छी, 500 रुपये में आइडिया भर दूंगा लेकिन रिफंड के 5 ले लूँगा, और वो इससे कह रहा है कि रिप्लाई तो कुछ भी नहीं है, मैं बना के रिप्लाई दे दूंगा, टेंशन ना लो आप। मैं बड़ा हैरान हूँ कि गलती होने के बावजूद भी आदमी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ असेसी का नुकसान होगा जिसने रिफंड लिया है। आप बोलते रहो कुछ भी, अब करना क्या है दोस्तों, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी समझाता रहे, कोई भी बात करता रहे, कोई भी आर्टिकल हो, कुछ भी यूट्यूब में वीडियो, अल्टीमेटली आपको यही करना है। ये फाइनल जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, डिसीजन नहीं है आपके लिए। इसी के लिए मैं लाखों रुपए लेता हूं जब मैं लोअर केस कराता हूं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 16 चेक करना है। जो कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, सीए देख रहे हैं वीडियो, उनके पास भी केस आ रहे होंगे वाले, अगर उन्होंने क्लाइंट को दिलवाया है तो टाइम है, अपने क्लाइंट को सी से एडवाइस करके ठीक करके बता दीजिए, उसको ठीक करा दीजिए, और आईटी की डिडक्शंस चेक कर लेनी है। हो सकता है वो पिछले 5 सालों से एचआर की डिडक्शन लेता हुआ आ रहा हो जो गलत है, अब उसने एटीसी भी डाल दिया, होम लोन भी डाल दिया, तो क्या एचआरए को अगर रिवर्स करेगा तो पिछले केस तो नहीं खुल जाएंगे? ये दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, बताऊंगा अभी। चेक करने के एक्चुअल डिडक्शंस प्रूफ के साथ और पेमेंट भी है कि नहीं है, 2 चीजें जरूर मांगेगा। ऐसा नहीं है जो आपने डिडक्शन एडिशनल लिए वो पूछेगा, वो आपसे एक एक डिडक्शन के बारे में पूछेगा, जो आप पीछे भी लेते आ रहे हो तब भी आपसे पूछेगा। चेक कर लीजिए, जो चीज जेन्युइन है वो तो ठीक है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फेक वाले की। जितनी भी आपकी फेक डिडक्शंस हैं उसको रिमूव करके रिवाइज एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाइए, जितना भी टैक्स हो सकता है उसको पे कर दीजिए, और अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। भाई हो सकता है आपके पास नोटिस ना आया हो, तो नोटिस का वेट क्यों कर रहे हो? ये सोचना बहुत गलत है कि जब नोटिस आएगा तभी मैं करूँगा, तब आपके हाथ कर जाते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के बाद आपने इनिशिएट करा है। हो सकता है आपके पास सीधा सिक्योरिटी का नोटिस ही आया, 148 ही आया, फिर क्या करोगे? फिर तो मारेगा या 5 साल बाद आएगा, 5 साल का इंटरेस्ट पेनल्टी। अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 की AY 23-24 की रिवाइज कर सकते हो, आईटीआर हटा दो, और आईटीआर भर सकते हो पिछले 2 सालों की, उससे पिछले 2 सालों की, आपका 3 साल का रिकॉर्ड ठीक तो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं हटाऊंगा तो नहीं आ जाएगा, जिसके पास आ गया उसके पास तो ऑप्शन उसे तो करना ही पड़ेगा, भाई गलती हो गई गलती ठीक कर ले। लेकिन जिसके पास नहीं आया और वो ठीक करे तो गलत है क्या? कहीं घबराहट तो नहीं है, कहीं तब तो नहीं आ जाएगा कि क्यों करा, अब चुपचाप बैठा हूं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, आप किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो, टैक्स जमा करा रहे हो, उसमें गलती क्या? गलती को ठीक कर लिया आपने डिपार्टमेंट के पता करने से पहले ही, और क्या चाहिए आपको? आपको समझना चाहिए कि गलती मेरे से हो गई, मैं ठीक कर ली, गलती किससे नहीं हो जाती आज डेट में, और जब मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ तो मुझे डरने की जरूरत क्या है? तो आप ठीक करिए, घबराइए मत। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा, नहीं। साथ में आपको दोस्तों जिसके पास केस आया हुआ ना, एफिडेविट जरूर फाइल करना है ताकि आप पेनल्टी से बच जाए। टैक्स तो आपको पे करना ही था पहले भी और अब भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चाहता है डिपार्टमेंट, पेनल्टी लगाना चाहता है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेगा डिपार्टमेंट, इस समय बहुत बड़ी कार्रवाई करने में लगा पड़ा है सैलरी वालों के लिए, ताकि आगे सबको सबक मिल सके। अति हो गई थी, अति से भी अति हो गई थी। इसमें दोस्तों एफिडेविट जो बनता है, कुछ सेटलमेंट कमीशन के केस हैं और कुछ केस लॉज हैं, वो डालने पड़ते हैं। हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ। सेटलमेंट कमीशन मैंने इसलिए लिखा है, सेटलमेंट कमीशन जो बनी थी, एक रिपोर्ट बनी थी, उसमें लिखा था कि इंसान तो टैक्स चोरी करना चाहता है, ये हमारी फितरत में ही है। इसलिए यहाँ पे जाके आप सेटलमेंट में करो कि हाँ मैंने टैक्स चोरी करी है, तो हमें इन एफिडेविट में बताना पड़ता है कि हाँ यार ये मेरे टैक्स चोरी हो गई। ये सब जगह होता है, ये बहुत सारे केस लॉज भी हैं जहाँ पे लोग टैक्स चोरी करते थे, लेकिन अब मैंने वॉलेंट्री इसको ठीक कर लिया है और आगे भी कभी भी मैं टैक्स की चोरी नहीं करूँगा, विथ इंटरेस्ट सब कुछ मैंने पे कर दिया है, तो मुझे पेनल्टी से इम्यूनिटी दे दी जाए। कितनी पेनल्टी है? 100% से 300% तक पुराने केसों में, और अभी इक्वलेंट टू टैक्स, जितना टैक्स बनेगा उतनी पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी। अलग अलग सेक्शन है, एक सेक्शन 271(1)(c है पुराने सालों में, अभी सेक्शन 270A आ गया है, 270A।
इसके ऊपर वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें पेनल्टी लग जाती है। सरकार कह रही है टैक्स तो मेरा है ही, मुझे पेनल्टी भी चाहिए, इससे बचना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्लाई ऑनलाइन ही सबमिट होगा दोस्तों। अब पुराने सालों के लिए क्या करें, जहां पे नोटिस नहीं आया, मैं बता चुका हूं आपको, वॉलंटरी कर दीजिए। अपने क्लाइंटों को बोलिए, अगर कंसल्टेंट देख रहे हैं या एसएससी देख रहा है, उससे लगता है घर में है, डिस्कस करिए, उसको बोलिए वॉलंटरी पे कर दे। तू चीज ठीक करने जा रहा है, घबराने की जरूरत क्या है, कुछ चीज ठीक करने जा रहा है, टैक्स पे करना है, थोड़ा थोड़ा पे करके पे कर दीजिए, किसी तो उधार लेके पे कर दीजिए, लेकिन इस मुसीबत से बच जाइए। और हमेशा सीए की सर्विस यूज करें टैक्स प्लानिंग के लिए और रिप्लाई के लिए। बहुत सारे केस मैं ऐसे करा रहा हूँ कि जहाँ पे पहले से टैक्स प्लानिंग हो सकती तो टैक्स बच जाता, लेकिन वो ना बचा के उसने गलत डायरेक्शंस ली, गलत क्लेम करे, जो एक्चुअल डायरेक्शन मिल सकती थी वो तो ली नहीं और फेक को डाल दी। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की कमी है लोगों में। सैलरी वाले किसी से डिस्कस नहीं करते, फ्री में बात करते हैं, दोस्त से बात कर ली, उससे बात कर ली, उसमें डिसीजन ले लेते हैं, वीडियो देख ली यूट्यूब पे 2-3 टैक्स बचाने वाली, वो कर लिया। सबके केस अलग अलग होते हैं, डायरेक्शंस अलग हैं, सैलरी स्लिप्स अलग होती है, प्रोफाइल अलग अलग है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो सबका अलग अलग है। तो हमेशा रिप्लाई और प्लानिंग सीए की हेल्प से ही करिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेरी है वो भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेरी का रिप्लाई करता हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लें। 2 लाख फैमिली चाहता हूँ बहुत जल्दी से हो जाए, ताकि मेरी जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो सबके पास पहुँचे, उनको फ़ायदा मिले। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग सैलरी क्लास हैं, छोटा मोटा रिफंड लेके वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आफत आज की डेट में आ चुकी है। तो मैं चाहता हूँ आपके सर्कल में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉय देख रहे हैं उनको शेयर करें, कुछ कंसल्टेंट देख रहे हैं वो अपने एसएससी को इसको शेयर करें, ताकि उसको समझ में आ जाए कि भैया ये डायरेक्शंस लेना अब गलत है, इसको रुक जाएं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ लें। आप समझाइए, वो आपको फीस भी देंगे और आपको रिफंड के चक्करों में बचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ हम क्लाइंट को खुश करने के लिए रिफंड दिलवाते हैं, मेरे पास भी जब सैलरी वाली आईटीआर आती हैं वो कहते हैं सर रिफंड बनेगा तो आईटीआर फाइल करना, वरना आईटीआर फाइल करने की जरूरत है क्या, रिफंड बनता है तो ही हम आपको पैसा देंगे। तो ये सोच अब हमें खुद खत्म करनी पड़ेगी सैलरी वाले क्लास के लिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।